Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday we were discussing chapter number 16. आपका चैप्टर नंबर 16 है, ये हम डेप्रिसिएशन, ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कल जो है कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में पता किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन और नीड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या थी। आज हम बात करते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपका जो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को जो है कौन कौन से फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं, तो ये हम बात करें तो पहला टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, कि आपकी जो टोटल कॉस्ट क्या है एसेट की, वो हम बात करते हैं। तो पहला आपका टोटल कॉस्ट का मीनिंग क्या है, तो पहला टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब टोटल वर्ड है तो हम कॉस्ट ऑफ एसेट बोल सकते हैं, टोटल वर्ड क्यों बोला? टोटल वर्ड का मतलब यह कि मान लो कि यू हैव परचेज्ड ए मशीन ऑफ रुपीज 5 लाख फ्रॉम बॉम्बे, यू ब्रॉट इट एट हिसार, इट्स फ्रेट इज रुपीज 1 लाख। तो आपकी कॉस्ट है वो 5 लाख में 1 और जोड़ दो, 6 लाख हो गई। एंड नाउ यू इंस्टॉल इट इनटू ए फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में इंस्टॉल करते वक्त आपके 50,000 और लग गए, तो आपकी यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो गई एसेट की, वो हो गई 650। तो पहले बात है टोटल कॉस्ट देखनी है, अपने टोटल वैल्यू क्या बनी वो आप निकालेंगे। तो उसमें आपके परचेज वैल्यू प्लस में फ्रेट या कैरेज या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वो हम देखेंगे। सेकंड उसके बाद में है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, आपकी जो मशीनरी है या कोई भी ऐसी, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। मान लो कि यहाँ पर जो है ये आपके 6,50,000 है, अगर इसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर है, ठीक है, तो आपकी जो डेप्रिसिएशन ऑफ कितना होगा, तो इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका जो है यहाँ पर 65,000 जो है पर ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। अगर इसकी यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स होती तो डेप्रिसिएशन और कम हो जाता है। तो आपकी जो है वो यूजफुल लाइफ उसकी कितनी है। और उसके बाद में थर्ड है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो एस्टिमेटेड वर्ड है, एक्चुअल नहीं है, पता नहीं ज़्यादा भी चल जाए, 10 ईयर से कम भी चल जाए, तो इसलिए एस्टिमेटेड है। और थर्ड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू यानी आपकी कबाड़ की कीमत कितनी है। कि आपकी मशीन 650 की बनी, तो ऐसा तो नहीं इट विल बिकेम 0 वन डे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि 0 हो जाए, 0 तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ रेटेड बिकेगी। हो सकता है 50,000 में बिक जाए, तो आपकी 50,000 स्क्रैप वैल्यू हो गई। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 650 में से हम 50,000 घटा देंगे जो स्क्रैप वैल्यू, वो बाद में जो अमाउंट बचा 6 लाख, उस 6 लाख के ऊपर आपका 10 ईयर से आपका 60,000 आपका डेप्रिसिएशन बनेगा पर ईयर का। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। पहला टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, उसमें सभी कीमत जोड़ेंगे। सेकंड है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी उसकी उम्र कितनी है, उससे हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन तभी निकलता है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, आपकी कबाड़ की कीमत क्या है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू घटा देंगे और एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपकी स्क्रैप वैल्यू आपकी जो है वो डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स आपके जो हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ जी, अब कहता है कि मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन कौन से हैं, हम उसकी बात करें तो आपके जो डेप्रिसिएशन के आपके सिलेबस में तो केवल 2 ही हैं। ठीक है, पर वैसे डेप्रिसिएशन के मेथड आपके 5-6 हैं। तो मैं आपके 2 डेप्रिसिएशन के तो यहाँ नाम लिख देता हूँ, बाकी मैं वैसे बोल दूंगा, तो क्योंकि 2 तो आपने करने ही हैं। पहला आपका स्ट्रेट लाइन मेथड,
स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा आपका डिमिनिशिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग मेथड। पहला आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, दूसरा आपका डिमिनिशिंग मेथड है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो है एन्युटी मेथड है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, डिप्लेक्शन मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड है। तो ये 8 प्रकार के जो हैं वो आपके डेप्रिसिएशन हैं। तो हमारे सिलेबस में केवल 2 ही हैं। आपका एक तो है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग लाइन मेथड। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है जी। या फिक्स परसेंटेज मेथड भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स परसेंटेज आपकी मिल जाती है। और डिमिनिशिंग मेथड को हम डिमिनिशिंग मेथड ही बोलते हैं, और इसका कोई दूसरा शायद नाम नहीं है, ठीक है। ये और ऊपर वाले को हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल देते हैं कई बार। अब इसमें जो आपका पहले वाला मेथड है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि होता कैसे है, फिर उसके बाद में आपको इजीली इसके जो मेरिट और डिमेरिट आपको पता चल जाएंगी। तो आपकी ये होता क्या कि मान लो कि आपका जो हम पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यू परचेज एन एसेट, यू परचेज ए बिल्डिंग। आपने एक बिल्डिंग खरीदी थी, तो परचेज वैल्यू है उसकी, या उसके कॉस्ट बोलें, परचेज वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, कॉस्ट है वो उसकी मान लो 5 लाख है, ठीक है। और उसकी जो है उसके ऊपर जो फ्रेट लगा था, फ्रेट आपका लगा था 1 लाख। उसके बाद में फ्रेट के बाद में आपका जो नेक्स्ट है जो था आपका, वो था आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस जो थे वो 50,000 थे। तो यानी आपकी जो टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल जो कॉस्ट है वो आपके पास में हो गई जी 6,50,000। ये तो टोटल कॉस्ट हो गई। इसमें से कर लो लेस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आपकी 50,000 की थी, ठीक है। तो आपकी नेट वैल्यू, जो नेट वैल्यू आई वो आपके पास 6 लाख आ गई, ठीक है। अब आपका जो एज ऑफ मशीन है, एज ऑफ मशीन है या एसेट है, वो आपकी मान लो 10 ईयर्स है। तो आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो आपका होगा 6 लाख अपॉन में 10, यानी 60,000 पर ईयर होगा। तो ये आपका 60,000 पर ईयर आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप टोटल कॉस्ट निकालोगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकली, कॉस्ट प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट हो गई जी। टोटल कॉस्ट में से आपने स्क्रैप वैल्यू लेस कर दिया, तो ये 50,000 स्क्रैप वैल्यू लेस हो गई। तो नेट वैल्यू आपके पास मिली दैट इज 6 लाख। और एज ऑफ मशीन जो है वो 10 ईयर्स है, ठीक है। 10 ईयर्स आपके पास में हो गया। और डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो गया 6 लाख अपॉन में 10, तो ये आपके पास है 60,000। तो ये आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट आपकी हो गई है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, हर साल इसमें 60,000 हर साल आप काटते रहेंगे, ठीक है। तो ये पहले साल भी इतना ही कटा, फिर दूसरे साल भी इतना ही, फिर तीसरे साल भी इतना ही, फिर चौथे साल भी इतना ही, फिर पांचवें साल भी इतना ही, छठे साल भी इतना ही, सातवें में, आठवें में, नौवें में और 10वें में भी इतना ही कटा। तो एक उसके लास्ट में जीरो हो जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू में आप उसको बेच देंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये तो आपका फिक्स्ड मेथड या इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड हम इसको बोलते हैं, या स्ट्रेट लाइन मेथड हम इसको बोलते हैं। तो इसका फायदे कौन कौन से, मेरिट कौन कौन सी हैं इनकी, तो हम इसको मेरिट को देखते हैं। मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड की मेरिट कौन कौन सी हैं, तो फिक्स्ड मेथड की मेरिट हम देखें तो पहली मेरिट है कि आपकी सिंप्लिसिटी। फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी,
सिंप्लिसिटी यानी सरलता है, सिंपल है, एवरी टाइम वी डिडक्ट 60,000 60,000 60,000, सिंपल है, नो नीड ऑफ मोर कैलकुलेशन, फर्स्ट टाइम एक बार कैलकुलेशन कर दी पूरे एसेट की वैल्यू चलती रहेगी, ऐसे सिंपल है। दूसरा इक्वल ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन कि हर साल जब बर्डन एक जैसा ही होगा 60,000 60,000 मीन्स आपका डिमिनिशिंग मेथड में तो पहले ज्यादा होता बाद में कम होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, इक्वल बर्डन रहेगा डेप्रिसिएशन का, यानी कम ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है एसेट कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, एसेट कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, आपकी एसेट की वैल्यू एक ना एक दिन जीरो हो जाएगी, पर दूसरे मेथड में जीरो कभी भी नहीं होती, चाहे 1000 साल हो जाए तो अभी जीरो कभी नहीं होगी, पर इसमें आपकी कंप्लीटली जीरो आपकी हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अपडेट डेप्रिसिएशन, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट की नॉलेज होगी क्योंकि 60,000 कट रहा है, 10% था आपका, 10 ईयर्स था, तो इसका तो 6 लाख आपकी जो है कॉस्ट हो गई थी, ओरिजिनल कॉस्ट का आपका सदा मेंशन रहेगा। पर दूसरे मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट आपको पता ही नहीं होती क्योंकि 20-20 30 साल तक वो डेप्रिसिएशन मेथड चलता रहता है, ओरिजिनल कॉस्ट आपकी कहीं गुम हो जाती है, ठीक है। तो आपकी ये तो आपकी मेरिट थी जी। अब इनकी कमियां क्या हैं वो और देख लो, आपकी डीमेरिट्स आपकी कौन सी होंगी, तो मैं वो और आपको बता देता हूँ। तो आपकी डीमेरिट हैं, तो डीमेरिट आपकी कौन कौन सी वो देख लो, ये तो आपकी मेरिट थी, तो आपकी जो है डीमेरिट कौन सी हैं वो मैं आपको बता दूं। तो पहले आपकी डीमेरिट है डिफिकल्टी इन कंप्यूटेशन, ठीक है। फर्स्ट आपके पास में डिफिकल्टी इन कंप्यूटेशन, आपकी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी रहती है क्योंकि यू परचेज एसेट टुडे, देन यू परचेज another asset after 2 months, then you purchase another asset after 1 year, then you purchase any asset after 2 years, means there is a multiple machines और multiple assets, तो उसमें यहाँ पर दिक्कत आती है। और दूसरा उनका जो है स्पेन ऑफ लाइफ वो भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि आप किसी भी एसेट का जो वैल्यू लाइफ जो फिक्स नहीं कर सकते। आपने 10 ईयर एस्टिमेटेड है, 15 ईयर चल गई, आप देखते बाइक देखते हैं, गवर्नमेंट सेज दैट ए बाइक ए पेट्रोल व्हीकल रन्स ओनली फॉर 15 ईयर्स, जबकि आपके घरों में बाइक हैं वो 20-20 25-25 साल पुराने चल रहे हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत रहती है, एक तो मल्टी मशीन्स हो गई, मल्टी एसेट्स हो गए, दूसरा उनका स्पेन ऑफ लाइफ अलग अलग हो सकता है, तो पहली कमी तो ये है। सेकंड है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, अनइक्वल चार्ज हो गया। अनइक्वल का मतलब ये हुआ कि व्हेन यू परचेज ए न्यू मशीन इन द स्टार्टिंग ईयर्स देयर विल बी नो वियर एंड टियर, यहाँ देयर विल बी नो ब्रेक डाउन ऑफ मशीन एंड मीन्स देयर इज नो रिपेयरिंग कॉस्ट देयर, वहां पर रिपेयरिंग कॉस्ट नहीं है, और आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें 60,000, ठीक है। In the last years, machine became old, it will require some repair, and the depreciation charge same 60,000, while the repair charges increase here, यहाँ पर रिपेयर चार्ज बढ़ जाते हैं। रिपेयर चार्ज बढ़ेंगे, मशीन की कीमत मान लो कि हर साल हमें मशीन की रिपेयर करवानी पड़ती है 10,000 की 20,000 की, तो आपका डेप्रिसिएशन 60 ना होकर के रिपेयर चार्ज जोड़ दो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी इनकम जो लास्ट ईयर्स में मशीन से घट जाती है जबकि खर्चा बढ़ जाता है,
तो ये भी आपकी एक दिक्कत रहती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स। अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, प्रेशर की स्पेलिंग गलत है, देख लेना। लेटर ईयर्स, आपके लास्ट के सालों में आपके अनड्यू प्रेशर जो है एसेट का आपके पास में हो जाता, आपके ऊपर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर खर्चे बढ़ जाते हैं जबकि इनकम उनकी कम रहती है। ठीक है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, आपका जो इंटरेस्ट फैक्टर ब्याज है, ब्याज की कैलकुलेशन नहीं होती। डेप्रिसिएशन 60,000 काटा, जबकि 6 लाख के ऊपर तो आपका इंटरेस्ट भी लग रहा होता है। अगर आपने 6 लाख कहीं पर जमा किए होते हैं तो सर्टेनली यू गेट द इंटरेस्ट आल्सो, बट दिस फैक्टर इज इग्नोर्ड हियर। ये फैक्टर यहाँ पर इग्नोर हो जाता है, ये भी एक इसकी कमी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके उसमें है अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू टू ऑफ एसेट टू जीरो। तो आप जो है जीरो वैल्यू जो है, जीरो वैल्यू वो अनरियलिस्टिक है कि हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जीरो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपके स्क्रैप वैल्यू है तो स्क्रैप वैल्यू भी आपने एस्टिमेटेड की है, वो जीरो नहीं हो सकती कभी भी। कि आपने उस दिन लास्ट वाले दिन जब स्क्रैप वैल्यू अपने 50,000 माननी थी तो 50,000 ही होगी, ऐसा नहीं है। 50,000 के बजाय ये 1 लाख भी हो सकती है, तो जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में है डिफिकल्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू के बारे में ये भी कि आप जो है स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी तो वो भी जो है कोई हमें पता नहीं चलता है। और सूटेबिलिटी, ये कहाँ पर सूटेबल है कि यहाँ पर सूटेबल है जहाँ पर आपकी होल लाइफ जो है एसेट की आप एक्यूरेटली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपकी जो है ये वहाँ पर सक्सेसफुल है, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया कि आपके जो हैं डेप्रिसिएशन जो है उसको डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन से हैं। तो 3 आपके पास में फैक्टर थे। एक आपके पास में था टोटल कॉस्ट, उसके बाद में था आपके जो स्क्रैप वैल्यू, एक आपकी थी एज, उसकी एज कितनी है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसके मेरिट कौन सी है और डिमेरिट कौन सी है। ठीक है। अब हम एक जो छोटा सा एक रेजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, और बाकी तो हम कल डिस्कस करेंगे पूरा, तो हम एक छोटा सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप भी घर पे जो साथ साथ में करते रहना। अगर आप अकेले मेरे भी छोड़ दोगे या मेरे को सुनते रहोगे या यूँ सोचते रहोगे कि अब की बार तो कोरोना है प्लस उन्हें फ्री में पास कर देंगे, तो फ्री में पास भी कोई नहीं होगा। और अगर आप ये सोचते भी हैं कि फ्री में पास हो भी जाएं तो फिर आप लोगों को +2 में आपकी सैलरी काफ़ी सारी चीज़ जाएंगी, और जब तक आपका बेस नहीं बनेगा तो +2 में मार्क्स आपके नहीं बन पाएंगे। और +2 के मार्क्स जो हैं वो आपके हर जगह काम देते हैं, चाहे वो एडमिशन है, चाहे आपकी जॉब का मैटर है, चाहे आपके किसी कोर्स का मैटर है। ठीक है। तो इसलिए आप जितना भी हो सकता है बेसिक आप जरूर क्लियर करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी कि मैं हर चीज़ को पॉइंट आउट करूँ, हर चीज़ को मैं समझाऊँ। उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, यानी आमने सामने हम लोग ऑफलाइन की तरह से बातें नहीं कर पाते। तो आप लोग भी घर पे जैसे भी है कोशिश करो ये आप अच्छे अच्छा कर सकें। ठीक है। क्योंकि हो सकता है बोर्ड आपका सिलेबस और घटा दे, या स्कूल जो है वो आपको मौका दे दे कि सिलेबस कम कर दो या इजी पेपर दे दो, पर आपकी लाइफ उसको इजी नहीं मानेगी। लाइफ में तो सारी चीज़ सीखनी पड़ेंगी जो कोर्स में है। इसलिए आप अपने किसी भी चीज़ का सहारा लेने की कोशिश मत करना, आप जब पूरा सिलेबस आपने पूरा करना है। ठीक है। तो इलस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन फर्स्ट कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज ए मशीन for 90,000 and spent 6,000 on its carriage, 4,000 on erection. ठीक है जी। On the purchase, it was estimated the effective life of the machine will be 10 years. After 10 years, the scrap value is 20,000. ठीक है। तो scrap value आपकी 20,000 मानी गई है। Prepare machine account, depreciation account for 4 years. After providing depreciation on fixed installment method, account are closed on 31st March every year. आपके जो है
अकाउंट 31 मार्च को हर साल बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो हम कहें कि जो परचेज वैल्यू है मशीन की, वैल्यू ऑफ मशीन है, यानी कॉस्ट ऑफ मशीन है, कॉस्ट ऑफ मशीन बोला इसने, वो 90,000 है। ठीक है, और इस पे कैरेज बोल रहा था वो 10,000 ना 6,000, और इसकी इंस्टॉलेशन है वो बोली है 4,000। तो आपकी टोटल कॉस्ट जो हो गई, टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी हो गई 1 लाख। टोटल कॉस्ट आपकी 1 लाख हो गई, लेस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपकी इसने रखी है 20,000। तो यहाँ पर आपकी 80,000 बचा। ठीक है, 80,000 का आप कर लो एज ऑफ मशीन। एज ऑफ मशीन, मशीन की जो एज है वो इन्होंने बोली है 10 ईयर्स। ठीक है, तो आपका डेप्रिसिएशन जो कितना होगा, तो आपका डेप्रिसिएशन है वो, इसको आप काट लो तो 8,000 पर ईयर आपका डेप्रिसिएशन बनेगा। ठीक है, तो आपने वही तीनों फैक्टर काम में आए, टोटल वैल्यू और उसके बाद में स्क्रैप वैल्यू और आपकी एज ऑफ मशीन, वही तीनों चीज़ों से आपने डिसाइड किया। तो ये तो आपके प्राइमरी स्टेज पे है। आगे जो है हो सकता है कि ये चीज़ें ना डायरेक्ट क्वेश्चन दे दें, तो पर आपने इनको ध्यान में जरूर रखना है। अब जो है आपने फर्स्ट ऑपरेशन लेजर बनाना है। अकाउंट इसने बोला कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, तो अकाउंट तो आपको ध्यान होगा ऐसे बनता है अकाउंट। तो ठीक है, ये आपने बनाया जी अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार से आप टी शेप आप बनाएंगे, तो टी शेप आप बनाएंगे तो टी शेप अकाउंट जो वो आपका लेजर होता है। ठीक है, तो लेजर हम बनाते हैं, तो लेजर आपका जो किस प्रकार से बनेगा वो देख लो। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर लिखा ऊपर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसा कर लिया, ये हो गया जी डेट, डेट के बाद में पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में आपका यहाँ पर हम ले लेते हैं जेएफ। नॉर्मली यहाँ एलएफ लिखा जाता है पर जेएफ होना चाहिए, और ये आपका अमाउंट, और ये उसके बाद में आपका सेम वही से डेट। डेट के बाद में आपके हो गए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में आप नेक्स्ट वही चीज़ें जेएफ, और जेएफ के बाद में अमाउंट। ठीक है जी, ये हो गया। सबसे पहले आपने खरीदी थी मशीन, मशीन खरीदी थी, तो आप मशीन खरीदी उस समय आप एंट्री करके देखो मशीन की एंट्री क्या बनती है। तो जब मशीन खरीदी तो आपकी एंट्री बनती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने यहाँ पर 1 अप्रैल को कर दिया, 1 अप्रैल को टू बैंक, टू बैंक, और वो अलग अलग कर लो चाहे 90,000 और टू बैंक 10,000, टोटल 1 लाख हो गया। ठीक है, ये ऐसा इकट्ठा 1 लाख भी कर दो। फिर 31 मार्च को साल खत्म हुआ था, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन काटता है इसका 8,000, तो बाय डेप्रिसिएशन इसे कम कर देंगे 8,000, और बाय बैलेंस CD ये होगा 92,000, और टोटल मिला के ये हो गया जी 1 लाख। ठीक है, और ये भी आपका हो गया 1 लाख, और CD को BD कर दो यहाँ। तो 1 अप्रैल को आपके पास में जाएगा टू बैलेंस BD, वो गया 92,000। फिर आगे हम कल करेंगे इसी प्रकार से हम इसको डेप्रिसिएशन को आगे काटते रहेंगे। तो आप अगर किताब में देख लेना, ताकि इनिशियली अब छोटा क्वेश्चन कि आप अगर बुक में देख लेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कल जब मैं करवाऊंगा तो ये इजीली हो जाएगा। चलो ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछना अपने से रिलेटेड, एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी? कोई नहीं पूछना आपने इसके बारे में? चलो जी ठीक है, नहीं पूछना तो आप अटेंडेंस मेरे पास में भेज दीजिए इसकी। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस